ओबीसी, एससी, एसटी अपनी 1000 साल, हजारों साल की गुलामी का दंश झेल रहा है। आज़ाद भारत में आज़ाद उनको कहाँ मिला कुछ? न ज़मीन मिली, न शिक्षा मिला, न सम्मान मिला। एक फ़िलिस्तीन हर गांव में दलित बस्ती जाके देख लीजिए, भारत का फ़िलिस्तीन है, जहाँ ना तो ज़मीन दिया आपने, न रिहाइश दिया, न उनको सुख सुविधा दिया, न पैसा दिया, न शिक्षा दिया, कुछ भी नहीं दिया। और सबसे बड़े उनका अपमान किया आपने। धर्म के नाम पर उनका अपमान किया जाता है। बच्चों के सामने बाप को मारा जाता है। किस बात के लिए? कि तुमने गोबर यहाँ से वहाँ क्यों फेंक दिया। देश में दलित पार्टियां बहुत हैं, लेकिन आज भी दलित क्यों सताया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है? ओबीसी समाज किससे डरा हुआ है, क्यों अपनी बात नहीं रख पा रहा है? गोबर फेंकना, ठेलिया चलाना और सीमेंट ढोना, ये दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की तकदीर है इस देश के अंदर। गांव में 25 गज में 10 परिवार रहता है। ये स्थिति है दलित बस्तियों की, ये स्थिति ओबीसी जाति के लोगों की। लेकिन सर, लोग बीजेपी को कोस रहे हैं पिछले 9-10 सालों से बीजेपी, लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस थी ना। ये आवाज़ लगातार उठी है। 2014 में हमने देश की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ इसीलिए मोदी को लाए थे ना। भाजपा क्यों लाए थे? जो चीज़ें हम नहीं कांग्रेस से पा रहे थे, आपसे पाना चाहते थे। तो आपने भी तो वही किया जो कांग्रेस करके गई। फिर फर्क क्या आपके में और उनके में? ये बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। जी 140 करोड़ जनता का अपमान है देश के। क्या इस देश में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? अच्छा, ये बताइए, रात दिन प्रधानमंत्री को कोसते हैं, इसमें प्रधानमंत्री का क्या कसूर है? हम तो बोले ही नहीं, प्रधानमंत्री का नाम लिए को बार। हम अपनी समस्या बोल रहे हैं, लेकिन इस समस्या का निदान किसके पास है? हम किसके पास जाएं? नमस्कार, मैं प्रियंका, मेरे साथ फजील अहमद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों की समझ रहते हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ से। आप क्या सोचते हैं सर, क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन में फूट है? नहीं, कोई फूट इंडिया गठबंधन में नहीं। ये तो बीजेपी के लोग रोज़ सुबह उठ करके अखबार खोजते हैं और वीडियो खोजते हैं, कहीं कोई एक लाइन कुछ मिल जाए बोलने के लिए कि फलां गठबंधन में फूट हो गई, ये हो गया। 38 दल अपने का पता ही नहीं। इतना डरे हुए हैं कि जाति जनगणना आने के बाद इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत हो गया। ये बात बिहार की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। पूरे देश के लोग जो है अब इसको महसूस कर रहे हैं कि भाई अब तो जाति जनगणना, जब जनगणना होगी ना, उसमें भी जातियों का मांगा जाएगा। ये बहुत दिन हो गया ओबीसी, एससी, एसटी अपनी 1000 साल, हजारों साल की गुलामी का दंश झेल रहा है। आज़ाद भारत में आज़ाद उनको कहाँ मिला कुछ? न ज़मीन मिली, न शिक्षा मिला, न सम्मान मिला। प्रधानमंत्री सारी चीज़ें तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे प्रधानमंत्री? मिला आवाज़ किसी को? एक धूर ज़मीन नहीं है। दलित बस्ती, एक भारत में फ़िलिस्तीन है, आपको मालूम नहीं है। वहाँ इजराइल में लोग बात कर रहे हैं, वहाँ फ़िलिस्तीन है कि वहाँ मुसलमान को जगह नहीं दिया रहने के लिए, उनको बेसिक सुविधा नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ हज़ारों साल से भारत में फ़िलिस्तीन है। एक फ़िलिस्तीन हर गाँव में दलित बस्ती जाके देख लीजिए, भारत का फ़िलिस्तीन है, जहाँ ना तो ज़मीन दिया आपने, न रिहाइश दिया, न उनको सुख सुविधा दिया, न पैसा दिया, न शिक्षा दिया, कुछ भी नहीं दिया। और सबसे बड़े उनका अपमान किया आपने। उनको सम्मान नहीं मिला इस देश के अंदर। हमेशा धर्म के नाम पर उनका अपमान किया जाता है। बच्चों के सामने बाप को मारा जाता है। किस बात के लिए? कि तुमने गोबर यहाँ से वहाँ क्यों फेंक दिया, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया। जो बच्चा अपने माँ को, अपने बाप को अपने सामने थोड़ी सी गलती पर पीटते हुए देखेगा, क्या वो प्रतिकार कर पाएगा? वो इस देश का बादशाह बन सकता है क्या? जो अपने माँ बाप को पीटते हुए देखे, मार खाते हुए, जलील होते हुए, अपमानित होते हुए देखेगा, वो बच्चा कभी इस देश में प्रतिकार कर सकता है? वो बादशाह बन सकता है इस देश का? नहीं बन सकता। यही कारण है देश में दलित पार्टियां बहुत हैं, लेकिन आज भी दलित क्यों सताया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि वो आवाज़ उठाते नहीं हैं। वो लोग सही आवाज़ नहीं उठाते हैं। जनगणना पर खुद आप देख लीजिए क्या स्थिति है। जेपी नड्डा साहब ने कहा, जब महिला बिल आया, जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हमारे पास ओबीसी के 72 सांसद हैं। 72 सांसद में एक सांसद भी ओबीसी महिला का रिजर्वेशन में, ओबीसी का अधिकार के लिए जब शब्द नहीं बोल सका पार्लियामेंट में। आप देखिए, 72 सांसद में किसी को तो बोलना चाहिए था कि भाई इसमें ओबीसी महिलाओं का अलग से आरक्षण दिया जाए। प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, उन्होंने तो नेतृत्व किया, बात रखा महिलाओं की। प्रधानमंत्री ने रखा, लेकिन जब डिबेट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला ना। आज अगर सुरक्षित सीट नहीं होती देश के अंदर, तो दलित एक पार्लियामेंट में बैठ सकता था। किसी सामान्य सीट से कोई दलित जीत के जाता है क्या आज तक? कोई टिकट देता है उनको? जीतता है कोई दलित जहाँ सुरक्षित सीट नहीं है वहाँ से जीत नहीं पाता है चुनाव, लड़ भी नहीं पाता, पार्टियां टिकट भी नहीं देती हैं। तो आप सोचिए कि अगर उनके लिए सीट रिजर्व नहीं होती तो आज दलित यहाँ पार्लियामेंट में बैठ पाता?
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 33% नहीं 50% महिला का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन ओबीसी का कोटा रिजर्व कर दीजिए कि वो तभी ओबीसी की महिला, गोबर पाथने वाली दबी कुचले समाज की जो महिला कैसे आएगी? बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां आ जाएंगी, कहाँ महिला का आरक्षण मिला? आरक्षण जब मिलेगा तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी पत्नियां लोकसभा में आ जाएंगी। सामान्य ओबीसी महिला कहाँ आएगी? नहीं आएगी। तो 72 सांसद में एक भी सांसद ओबीसी की आवाज़ उठाने वाला नहीं, तो इसका मतलब कि आप तो अपने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को ख़त्म कर चुके हो। आपने सांसदों को इतना दबा रखा है कि वो डर के मारे नहीं बोले कि उनका टिकट कट जाएगा। तो ओबीसी समाज किससे डरा हुआ है? क्यों अपनी बात नहीं रख पा रहा है? उसको शुरू से पैदाइशी डरा हुआ है। आप तो बताया ना हमने कि जो अपने बाप को मार खाते देखा, गाली खोते देखा, वो सोच रहे कि हमारा यही भाग्य है, बाप के बाद हम मार खाएंगे, हमारे बाद हमारा बेटा मार खाएगा। गोबर फेंकना, ठेलिया चलाना और सीमेंट ढोना, ये दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की तकदीर है इस देश के अंदर। हर किसी को तो आईएएस नहीं बना देंगे, हर किसी को नौकरी, लेकिन प्यार और सम्मान तो सबको चाहिए ना, रोटी तो सबको चाहिए, घर तो सबको चाहिए ना। आप ये उंगली जो है भगवान ने छोटी बड़ी बनाई कि मुट्ठी बंध सके, ऐसा थोड़ा किया कि कोई उंगली 5 इंच की है, कोई उंगली 2 इंच की बनाई। आप समाज में ठीक है अमीर गरीब होते हैं, लेकिन आप देखिए कि आप एक गरीब क्यों गरीब है। आज़ादी के बाद अगर उसको 2 बीघा खेत मिल जाता और 2 भैंस पाल लेता तो उसके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते ना। कुछ दिया ही नहीं आपने, एक धूर जमीन। लेकिन गांव में 25 गज में, सुनिए, गांव में 25 गज में 10 परिवार रहता है। ये स्थिति है दलित बस्तियों की, ये स्थिति ओबीसी जाति के लोगों की। लेकिन सर लोग बीजेपी को कोस रहे हैं, पिछले 9-10 सालों से बीजेपी, लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस थी ना। ये आवाज़ लगातार उठी है। बात समझिए, इस देश में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना ना, कुछ फ़र्क पड़ा उससे? SC ST एक्ट बना, थोड़ा फ़र्क पड़ा। और कहाँ फ़र्क पड़ा? जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तब फ़र्क पड़ा। नहीं तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के बावजूद भी छुआछूत इस देश के अंदर है कि नहीं है? है कि नहीं है छुआछूत? इस देश में कभी भी कानून बना के, ठीक है कांग्रेस से तो हम लोग लड़ रहे, 2014 में हमने देश की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ इसीलिए मोदी को लाए थे ना। भाजपा क्यों लाए थे? जो चीज़ें हम नहीं कांग्रेस से पा रहे थे, आपसे पाना चाहते थे, तो आपने भी तो वही किया जो कांग्रेस करके गई। फिर फ़र्क क्या आपके में और उनके में? वही पा रहे ना आप। हम तो इसीलिए 14 में जनता क्यों लाई 14 में आपको? तो आप कह रहे कि कांग्रेस भी वही काम करती थी, तो फिर आपको हम क्यों वोट दिए? तो क्या 24 में कोई नया चेहरा आने वाला है कांग्रेस भाजपा के अलावा? सवाल चेहरे का नहीं होता है। ये बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन जी। 140 करोड़ जनता का अपमान है देश के। क्या इस देश में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? ये अपमान है अगर ये कोई कहता है तो। इस देश की 140 करोड़ जनता में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। इंदिरा गांधी मर गई तो क्या देश प्रधानमंत्री नहीं बना? राजीव गांधी चले गए, चंद्रशेखर जी हमारे बलिया जिले के थे, वो नहीं बने, देवगौड़ा जी नहीं बने, VP सिंह साहब नहीं बने, और देश जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। हम तो मुद्दे, सवाल तो हमारे वही हैं, अभी भी सवाल कहाँ हल हुए? मुद्दे तो वही हैं, बेरोजगारी। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन दलितों, आदिवासियों की, OBC SC की हालत वही है, उससे भी ज़्यादा खराब है। गांव के अंदर आवास आ रहा है सरकार की तरफ से और ज़मीन नहीं है। अब अगली बहुत से लाखों ऐसे परिवार इस देश के अंदर हैं कि अब उनकी अगली पीढ़ी के लिए पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। 1-2 कमरे का या 1 कमरे का घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है उनके पास। ये स्थिति है देश के अंदर। और भ्रष्टाचार, थाना में जाइए ना आप, जाइए थाना में, गंदा कपड़ा, गरीब जैसा दिखने वाला आदमी अगर पहुंच गया ना तो इंसाफ तो बड़ी दूर की चीज़ है, उसको मार भी देंगे वो लोग, अपमानित करते हैं। आपको कार से जाने वाले के लिए अलग इंसाफ इस देश के अंदर है, बढ़िया कपड़ा पहन के जाने वाले के लिए अलग इंसाफ है, कुर्ता पैजामा पहन के जाने वाले के लिए अलग इंसाफ है, और सत्ताधारी दल के लिए अलग इंसाफ है। ये संविधान से देश थोड़ी चल रहा है, ये तो मनमर्जी से चल रहा है। उसी से सबका अलग अलग है। आप कभी थाना में गई, किसी सरकारी कर्मचारी से काम कराने गई, आपसे पहले नाम पूछा जाता है, फिर आपकी जात पूछी जाती है, फिर आप क्या करती हो वो पूछा जाता है, यानी आप कितना माल दे सकती हो। ये इसी की लड़ाई तो आज 70 साल से आज़ादी के बाद आज सबसे ज़्यादा लड़ाई तो इसी बात की हो रही है कि भाई आप यहाँ मुँह दे के काम होता है, कितना पैसा देते हो उस पर काम होता है। लोग घूम रहे, कितने लोग तो घूम रहे अपने को जिंदा कराने के लिए इस देश के अंदर, कि उनका अभिलेखों में मर चुके हैं, उनके पटीदार ने
उनके खानदान के लोगों ने उनको मृत घोषित करके उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। आज कई साल से बेचारे घूम रहे हैं कि हमको जिंदा कर दो, हम जिंदा हैं। बताइए, यानी कि वो कागज़ में उनकी मौत हो चुकी है। भ्रष्टाचार है ना, पैसा लेके मौत कर दिया गया ना उनको। भ्रष्टाचार है, ठीक से जांच नहीं करना, सीरियस काम नहीं करना, जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है आपकी, कानून को नहीं मानना, जैसे मन करे वैसे काम तो अच्छा ये बताइए, रात दिन प्रधानमंत्री को कोसते हैं, इसमें प्रधानमंत्री का क्या कसूर है? प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं कोसता है। कौन हम बोले प्रधानमंत्री को एक बार? हम तो बेरोजगारी बोले, भ्रष्टाचार बोले। जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? आप बोलिए हमको। हम तो बोले ही नहीं, प्रधानमंत्री का नाम लिए को बार। हम अपनी समस्या बोल रहे हैं, लेकिन इस समस्या का निदान किसके पास है? हम किसके पास जाएं? बोलिए, हम किसके पास जाएं? किससे कहें? जनता के पास अब वो चेहरा नहीं है, वो अपनी समस्या किससे कहेगा? कोई चेहरा नहीं है भाई। जो पद पे होता है, आप अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाने किसके पास जाती हो? तहसीलदार के पास ना। तो आप कहोगे भाई तहसीलदार कहे कि आप क्यों मेरा नाम क्यों ले रही हो, मेरे पास क्यों आई हो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? भैया कुर्सी पे आप बैठे हो तो आप कल हट जाओ यहाँ से, हम नहीं आपका नाम लेंगे, जो आएगा उसका नाम लेंगे। समझे आप? तो प्रधानमंत्री को बुरा नहीं मानना चाहिए, जिम्मेदारी है उनकी। वो इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं। और जब हमको कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चा रोता है, भूख लगती है, तो माँ की तरफ इशारा देखता है ना। तो प्रधानमंत्री भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हमको कोई दुख है तो हम किससे कहेंगे? अब प्रधानमंत्री से कह रहे तो प्रधानमंत्री कर हमसे क्यों कह रहे? सब लोग हमारा ही नाम क्यों लेते? अरे भैया, आप यही तो सोच है। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं ले लोग? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दो, कोई नहीं हमने लेगा। आज कोई लेता है राजीव गांधी का नाम, चंद्रशेखर जी का, वीपी सिंह का कोई नाम लेता है? जो नहीं है उसका नाम नहीं लेते। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ फजील अहमद हैं, जो तमाम मुद्दों की समझ रहते हैं। इनसे बातचीत किया। पहली बात, लोगों के अंदर मीडिया के द्वारा फैला दिया गया है कि इंडिया गठबंधन में फूट है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। तो सर का कहना है कि 140 करोड़ की जनता है, ये जनता का अपमान है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।